हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस, सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज का अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके कंसेप्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट्स में, यानी कि इसके कंसेप्ट्स को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, जहां पे जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बेसिकली डिफाइंड होगा हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं द टॉपिक फ्लूइड से। पहले समझेंगे कि फ्लूइड्स क्या है और ये सॉलिड से कैसे अलग है। तो अगर मैं नॉर्मल इन टर्म्स में बोलूं तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड्स। बस इतना बोलना काफी नहीं है। बट एक चीज जो सॉलिड से इसे अलग बनाती है वो क्या है? वो है शेयर मॉड्यूलस और शेयर स्ट्रेंथ। तो जो फ्लूइड्स होती है वो ऐसी मैटर होती है जो शेयर स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाती है। बट लिक्विड्स, सॉलिड्स में आप जान रहे तो शेयर स्ट्रेंथ होती क्या थी? पहले तो ये जो आप देख रहे थे हम, राइट, अगर कोई ऐसा बॉक्स था उसे अगर मैं टेंजेंशियल एक फोर्स लगाऊं इसके सरफेस पे, प्रोवाइडेड दैट द बेस इज फिक्स, तो इसमें क्या चेंज आ रही थी कि इसका बॉक्स का ऐसे शेप चेंज हो रहा था। ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जिस मैटर में ये नहीं हो पाए तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड रेफर टू अ सब्सटेंस विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयर। ओके, और शेयर स्ट्रेंथ को विथस्टैंड नहीं कर पाती है। फ्लूइड्स की अपनी कोई शेप साइज नहीं होती है, जस्ट लाइक सॉलिड्स कैसे शेप मेंटेन करके रखती है, अपनी साइज मेंटेन करती है, बट फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है। वो उसको जिस कंटेनर में रखा जाए, फ्लूइड्स इन केस में इसमें गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स की बात इस पूरे चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा हम फोकस करेंगे लिक्विड्स पे। ठीक है, वाटर पे, लिक्विड्स पे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि इसकी शेप और साइज नहीं रहती है। ठीक है, जिस भी कंटेनर में इसे रखा जाए वो उसके शेप को पकड़ लेती है या फिर उसके शेप को अटेन कर लेती है। ठीक है, सो दैट, और इसमें क्या है, इसकी एक सबसे बड़ी एबिलिटी है कि थोड़ी सी फोर्स पे ये फ्लो करने लगती है। थोड़ी सी अगर एक्सटर्नल फोर्स इसे मिले तो ये फ्लो करने लगेगी। अब बताते हैं कि सॉलिड और फ्लूइड्स में क्या अंतर है। तो बेसिक जो अंतर है वो क्या है? इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। ठीक है, पार्टिकुलर डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब अगर सॉलिड्स के केस में देखो तो ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, अगर ये एक एक मॉलिक्यूल है तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते। बट फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है, इनके बीच में काफी स्पेसेस है फ्लूइड्स के केस में। गैस में अगर लिक्विड्स की बात करें तो उसमें थोड़ा ज्यादा है स्पेस एज कंपैरिजन टू सॉलिड, और उससे कई ज्यादा है गैस के केस में। ठीक है, इसलिए ये फ्लो कर सकती है। समझ में आ रही बात? तो फ्लूइड्स का जो ये चैप्टर हम कवर करेंगे इसमें हम लिक्विड्स के बारे में ज्यादा समझेंगे। तो अब लिक्विड्स के इस पूरे चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसको हम 2 तरह से कवर करेंगे। एक में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स को, और एक में हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स को। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, अगर लिक्विड फ्लो नहीं कर रही है, वो रेस्ट पे है, तो उसके पीछे की साइंस क्या है या फिर प्रेशर क्या है, ये सब हम समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में। साथ ही साथ अगर लिक्विड फ्लो कर रही है, राइट, मोशन में फ्लो कर रही है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स एंड दिस आर हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक मतलब ही रुकी हुई। ठीक है, तो लिक्विड एट रेस्ट,
हाइड्रोस्टैटिक, लिक्विड एट मोशन और लिक्विड व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग, उसे हम कहेंगे क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो पहले इस कंसेप्ट एड ऑन पार्ट को हम कवर करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स को। तो अब हाइड्रोस्टैटिक्स में आते ही हमें समझ में आता है कि लिक्विड स्टेट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। बट रेस्ट पे है, बट फिर भी अगर मैं लिक्विड पे कोई भी ऑब्जेक्ट डालूं तो ये क्या करती है, इसको अपोज करती है। अपोज मतलब ये एक थ्रस्ट देती है, राइट। अब डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, राइट, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है उस ऑब्जेक्ट से जिसे मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो सिंक हो जाएगी, राइट, सिंक हो जाएगी। कब सिंक होती है, कब फ्लोट होती है, ये भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम इतना समझते कि लिक्विड जो है दैट जनरेट थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या फोर्स के जैसा ही है, क्या है थ्रस्ट? तो थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, स्पेशल केस ऑफ फोर्स है। थ्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर लगती है टू द सरफेस। मतलब ये जितने भी लिक्विड यहां पे आप देख रहे हो, ये जितने सरफेस से कांटेक्ट में, कितने सरफेस से कांटेक्ट में, यहां पे है कांटेक्ट में, यहां पे है कांटेक्ट में, यहां पे है कांटेक्ट में, राइट, ये 3 सरफेस से कांटेक्ट में है। अगर मैं एक 2D डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, तो आपको क्या लग रहा है, ये 3 सरफेस से कांटेक्ट में। तो हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर ये थ्रस्ट अप्लाई कर रही है। थ्रस्ट क्या है, दैट इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। अगर मैं एक आइस क्यूब या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर मैं डालता हूं, ठीक है, लिक्विड के अंदर, कौन सी लिक्विड, जो कि स्टैटिक है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टैटिक लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखूं, राइट, जस्ट लाइक एन आइस क्यूब और समथिंग, राइट, ये है लिक्विड, तो इसके हर एक सरफेस पे नॉर्मल फोर्स से महसूस करेगा, राइट, लाइक दिस वन, नॉर्मल फोर्स ये महसूस करेगा। एंड दिस नॉर्मल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विच इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। प्रेशर के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आप सॉलिड के केस में पढ़े थे कि सॉलिड के पास क्या है, वेट है। वेट की वजह से किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जब सॉलिड को रखा जाता है तो वो उस यूनिट एरिया पे एक प्रेशर एक्सर्ट होती है बिकॉज ऑफ दैट वेट। और वेट एक्चुअली क्या है, एक फोर्स ही तो है, राइट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखूं, किसी ऑब्जेक्ट को मैं रखूं तो ये इसकी मैं क्या कहता हूं, नीचे की और फोर्स क्या लगी, दैट इज द वेट, mg, है ना। और किसी यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लगती है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वैसे ही लिक्विड्स की भी वेट है, राइट। तो लिक्विड कौन सी फोर्स जनरेट करती है, कौन सी फोर्स बताती है, दैट इज द थ्रस्ट, राइट, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। जिस सरफेस के साथ लिक्विड कांटेक्ट में है, उस सरफेस के कांटेक्ट में जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, जो कि लिक्विड की वजह से लिक्विड एक्सर्ट करी, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। एंड दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर और लिक्विड प्रेशर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, लिक्विड प्रेशर। तो देखो, सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बेस एंड द वॉल्स क्यों, क्योंकि एक कंटेनर पे अगर मैं लिक्विड को रखूं तो वो हर एक सरफेस किस किस के साथ कांटेक्ट में है, तो बेस के साथ कांटेक्ट में है, वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है। अब जिस के साथ भी कांटेक्ट में है वहां पे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। जहां जहां थ्रस्ट अप्लाई होगा, दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया तो प्रेशर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड प्रेशर, ठीक है। दे आर क्लोज। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज द फ्लूइड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, ओके। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हम लिखते हैं क्या, पास्कल, पास्कल और पीए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, पास्कल। और क्या लिख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो प्रेशर की डायमेंशन होती है, कैसे होती है, अगर याद नहीं है तो कैसे लिखे, थ्रस्ट का एक फोर्स ही है, सो mL(T-2), राइट। और एरिया क्या है, L स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, mL-1T-2। ये क्या हो गई, प्रेशर की डायमेंशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन हम लिख सकते हैं। डेंसिटी, बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी हम जितना जानते हैं, हम क्या
उसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, दैट इज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी। ठीक है, वो तो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये डेंसिटी जो है ना, सॉलिड और लिक्विड के केस में डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो उसकी ऑलमोस्ट ना सेम रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट गैस के केसेस में ऐसा नहीं है। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम रहती है ये मैं कब कह रहा हूं, जबकि सपोज करते हैं कुछ एक कांस्टेंट प्रेशर है या फिर प्रेशर वैरी भी कर रहा है, तो भी जो सॉलिड या लिक्विड है इनकी डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। लेकिन क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही जनरली इनकम्प्रेसिबल है, ओके, बट जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। कोई भी गैस हो वो हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए गैस की डेंसिटी अलग अलग प्रेशर पे डिपेंड करती है, प्रेशर के साथ साथ वैरी करती है। अब कैसे वैरी करती है गैस, वो हम पढ़ेंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, अब तो हमें इतना समझना है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और लिक्विड के केस में एक डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बिहेवियर जो है वो आइडियल शो करता है, क्योंकि वाटर का एक एनोमलस बिहेवियर होता है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, और इसे हम लिखते हैं 1 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, तो ये है वाटर की डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और टर्म आती है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है रेशियो किसके बीच का, वेट के बीच का, यानी वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय वेट लॉस कितना वेट लॉस हुआ जब उसे 4 डिग्री सेल्सियस वाटर में रखा गया, मतलब वेट लॉस ऑफ सब्सटेंस इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम क्या जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सब्सटेंस को जब पानी में या फिर कोई भी लिक्विड में रखा जाए तो उसका एक अपेरेंट वेट होता है, मतलब कुछ एक वेट लॉस होता है। इसीलिए अगर आपने कभी देखा नहीं होगा, बट कभी भी अगर आपको एक्सपीरियंस मिले, तो जब भी कुएं से पानी निकालने का अगर एक्सपीरियंस मिले तो आप ज़रूर ट्राई करना। क्या देखिए, आपको लगेगा कि जब तक वो बाल्टी कुएं के पानी के लेवल के नीचे रहती तब तो आप इजीली उसे उठा सकते हो, राइट, बट जैसे ही वो पानी के सतह से ऊपर आ जाएगी, फिर जब आप उसे खींचोगे देन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको महसूस होगा कि वो भारी हो गई है। तो ऑब्वियसली उसकी एक्चुअल वेट वही है, राइट, बट जैसे ही वो पानी में जा रही है, पानी के लेवल के अंदर जा रही है, तो हमें क्या लग रहा है, वेट लॉस हो रहा है, हमें चीज़ें हल्की लग रही है। तो इसी पे बेस्ड है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट। और अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, रिलेटिव डेंसिटी के। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होती है, मैं लिख देता हूं, न्यूमेरिकली, फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही अलग अलग है, न्यूमेरिकली इक्वल है।
ठीक है। नाउ डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर मतलब जब दो लिक्विड्स है, पहले तो हमने लिक्विड की डेंसिटी को समझा है, अब दो लिक्विड है जिसके अलग अलग डेंसिटी है, उनको अगर मिक्स किया जाए तो हमारे पास डेंसिटी जो है उस मिक्स्ड लिक्विड की वो कैसे हम पता कर सकते हैं। देखो पहले बात तो हमारे पास ये वाली लिक्विड है, राइट, इसकी डेंसिटी को हम समझ लेते हैं। सपोज ये है, इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी है ρ2। इन दोनों को हमने मिक्स किया किसमें, इसमें, ठीक है। और तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ρ1 प्लस ρ2? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज इसकी डेंसिटी है ρ1 और इसमें की जो मास है वो क्या है, m1, इसकी मास क्या है, m2। अब अगर मैं डेंसिटी को इसमें पूरे के पूरे लिक्विड को यहाँ पे मिक्स किया तो इसकी टोटल मास क्या होगी, m1 प्लस m2, ठीक है, ये टोटल मास हो गई। तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, रो डैश, मैं लिखता हूं रो डैश क्या होनी चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितनी होगी, m1 प्लस m2। वॉल्यूम में कितना ले सकता हूं, सपोज करते इसकी वॉल्यूम है v1, इसकी वॉल्यूम है v2, तो सिंपली मैं लिखूंगा क्या, v1 प्लस v2, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इतना है। अब देखो m1 प्लस m2 और इस वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, सो m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैं m1 प्लस m2 बाय ρ2 m1 प्लस m2 ρ1 बाय ρ1 प्लस ρ2, ठीक है, ये आ गई। ओके, तो हमारे पास टोटल मास बाय कुछ इस तरह का टर्म आ रहा है। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि दोनों की मास जो है वो सेम है, सपोज केस 1 ऐसा कंसीडर किया जाए कि दोनों की मास जो है m1 इक्वल्स टू हो जाए m2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो डेंसिटी आएगी रो डैश वो क्या हो जाएगी, m1 इक्वल्स टू m2 हो गई, तो ये आ गया m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m लिख देते हैं, ठीक है। केस 1 कुछ ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगी, m प्लस m दैट इज 2m बाय ρ2m प्लस ρ1m बाय ρ1 प्लस ρ2। m अगर मैं कॉमन लूँ यहां से तो ऊपर कट जाएगा, तो सिंपली 2 ρ1 प्लस ρ2 बाय ρ1 ρ2, यहाँ पे तो प्लस नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो मल्टीप्लाइड है ρ1 ρ2, ठीक है, मल्टीप्लाइड है ρ1 ρ2, सो 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। ये क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर, क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर। अगर मैं कंसीडर करूं कि इस बार मास की जगह पे वॉल्यूम सेम है, मास की जगह पे क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो यही वाले टर्म को रो डैश, इसको मैं अगर लिखूं वॉल्यूम यहां पे सेम है, मुझे पता है। अब m1 को मैं रो के टर्म्स में लिख रहा हूं, m1 को रो के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास कितनी हो जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे रो इंटू वॉल्यूम यानी कि ρ1 इंटू वॉल्यूम 1 प्लस ρ2 इंटू वॉल्यूम 2, ठीक है, बाय v1 प्लस v2। अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, केस 2 में मैंने क्या कंसीडर किया है कि वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम। अगर ऐसा है तो डेंसिटी में क्या असर होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां पे v को कॉमन ले लिया तो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2v, ठीक है। सो v विल कैंसिल आउट, सिंपली ρ1 प्लस ρ2 बाय 2।
तो ये क्या हो जाएगी, ρ1 प्लस ρ2/2। ठीक है, ये कब, जब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये कब, जब हो रहा है मास कांस्टेंट, राइट। दिस वन, नॉट दिस वन। दिस वन। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में दो केसेस आ रहे हैं, या तो दो अलग अलग लिक्विड्स की अगर मासेस सेम है, अगर मासेस सेम है तो हम कुछ इस तरह से उसकी डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसकी मास अलग अलग है बट वॉल्यूम सेम है तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर के साथ साथ और प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी कैसे वैरी करती है, इसको हम समझते हैं। तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक चीज है कि जो डेंसिटी है वो कैसे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डेंसिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, अब वॉल्यूम टेम्परेचर से वैरी करती है। कैसे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते, कोई भी एक सब्सटेंस सपोज करते समझ लो, तो क्या होती है, जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो उसमें क्या होती है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स जो है वो बढ़ते जाती है, उनके बीच का वाइब्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है, राइट। तो ये इसके वजह से क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो इससे क्या होगा, मेरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो ऑब्वियसली क्या होगी, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो जिस तरह से डिक्रीज होती है, दैट इज रो डैश इक्वल्स टू ρ/1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये सॉरी गामा डेल्टा थीटा। अब ये गामा क्या है, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है। देखो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज द मास रिमेन सेम, मास में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीजेज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, इफ प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो फिर से हम क्या जानते हैं, डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और प्रेशर जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल, वो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं, अगर प्रेशर में इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रेशर में जितना कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, ये प्रेशर डेंसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब वो इंक्रीज कितना होगी, तो इससे क्या हो रहा है कि डेंसिटी जो है रो दैट इज इंक्रीजिंग। अब ये डेंसिटी कितना इंक्रीज हो रही है, देखो रो डैश अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल्स टू ρ/1 माइनस dP बाय बीटा, dP बाय बीटा। ठीक है, अब यहां पे B क्या है या फिर बीटा क्या है, अच्छा यहां पे B लिख देता हूं मैं, राइट, बहुत सारे बुक में B लिखा रहता है। B क्या है, B है आपका बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, B है बल्क मॉड्यूलस, ओके, एंड dP इज द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रही बात, कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डेंसिटी वैरी कर रही है। तो अब हम समझते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ लिक्विड में प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वैरी करती है, इसे हम समझते हैं। देखो ऑब्वियसली हम क्या जानते हैं कि प्रेशर जो है एक लिक्विड के केस में वो वैरी करती है, राइट। जैसे जैसे हम अंडर द वाटर, अगर मैं वाटर के केस में बात करूं, जैसे जैसे आप अंडर द वाटर नीचे जाते जाओगे आपको उतना ज्यादा प्रेशर
फील होता जाएगा, उतनी ज़्यादा प्रेशर आप पे जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर उतनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएशन कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं हम। तो सपोज करते हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें कुछ लिक्विड लिया है, कंटेनर में कोई एक लिक्विड भर रखा है जिसकी डेंसिटी सपोज कर लेते हैं रो है। ठीक है, अब देखो इसी कंटेनर का मैं एक सिलिंड्रिकल पोर्शन में कंसीडर करता हूं, मतलब इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसके बीचों बीच का एक सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर करो। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक जस्ट सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द लिक्विड विच इज इन द कंटेनर, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इस कंटेनर की इस जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम मानते हैं क्या, a। इसकी मास को हम मानते हैं m, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है रो, इसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये लिक्विड पोर्शन है तो लिक्विड पोर्शन हमने कंसीडर किया है एज ए ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं एज अ कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या देख सकता हूं कि ऑब्वियसली ये अगर लिक्विड के अंदर रखी हुई है तो इस पे थ्रस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। तो थ्रस्ट कहां पे लगती है, जो सरफेस है सरफेस के नॉर्मल, राइट, सरफेस के परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगती है। तो ये सरफेस है, इस पे थ्रस्ट लग रही है, दैट इज सपोज कर लेते कोई एक फोर्स लग रही है F1, और नीचे से भी लग रही है कुछ फोर्स F2। ठीक है, अब इसकी मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नीचे लगेगी mg, राइट। तो मैं अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 प्लस mg इक्वल्स टू F2। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम से F1 और mg दोनों नीचे की तरफ है, इक्वल्स टू इसे कौन बैलेंस कर रहा है, F2। ठीक है, अब देखो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू माइनस mg, और मैं अच्छे से F1 है ये, ओके, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू माइनस mg, और मैं अच्छे से लिखूं तो सिंपली लिख सकता हूं F2 माइनस F1 इक्वल्स टू mg। ठीक है, माइनस साइन को इधर ले आए। अब देखो ये जो F2 है इसको मैं अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखूं, प्रेशर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे प्रेशर क्या होती है, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो ये F2 जो है वो इस यहां पे है, F2 इस पॉइंट पे लग रही है, तो यहां पे क्या प्रेशर होगा, सपोज करते हैं P2, तो P2 इंटू एरिया माइनस P1 जो कि यहां पे है इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अब मास को भी मैं वॉल्यूम के डेंसिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास को हम लिख सकते हैं कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, यही तो होती है वॉल्यूम। तो मास को हम डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, और साथ में है एक g। अब देखो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो एरिया को हम कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, ये रहा क्या हमारा, ये है हमारा चेंज इन प्रेशर। क्या है, चेंज इन प्रेशर, मतलब P2 और यहां पे प्रेशर थी P1, तो P2 माइनस P1 जो होगा वो रो जी एच हो रहा है, यानी कि जो P2 यानी कि जो नीचे पॉइंट पे जो प्रेशर होगी वो क्या होगी, P1 से रो जी एच टाइम्स ज्यादा होगी। मतलब यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो चेंज इन प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। हाइट जितनी जितनी बढ़ती जाएगी प्रेशर उतना उतना इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर सपोज करें कि ये जो पोर्शन है ये जस्ट इसके लेवल पे है, यहां पे है, ठीक है, तब यहां पे जो प्रेशर लग रही है वो कौन सी प्रेशर है, अगर इसके पोर्शन को मैं जस्ट लेवल पे कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट पे इस पे कोई प्रेशर लग रही है क्या, नहीं है ना, कौन सी प्रेशर है ये बताओ। अभी जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी पे भी एक प्रेशर लग रहा है फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
इस प्रेशर को हम कहते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो लेवल पे जैसे ही मैं इस सिलिंड्रिकल पोर्शन को कंसीडर करता हूं तो इस लेवल पे यहां पे कौन सी प्रेशर लग रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द लिक्विड ठीक है, P1 क्या है उस समय, P1 है PA, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नाउ अब देखो P2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर मैं इसकी हाइट को 0 कर दूं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि मैं लेवल पे, सपोज करते किसी भी एक पॉइंट पे इसकी हाइट 0 कर दूं, तो हाइट 0 मतलब क्या, ये सिलिंड्रिकल सरफेस की जगह ऐसा एक डिस्क जैसा लगेगा। ठीक है, ये डिस्क हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होता है, अगर मैं हाइट को इफ h इक्वल्स टू 0, अगर हाइट 0 होगी तो P2 इक्वल्स टू P1, मतलब प्रेशर एट सेम हाइट विल बी सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एट सेम हाइट प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब इस हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, उन सब में जो प्रेशर है वो सिमिलर लग रहा होगा। ठीक है, वो क्या है, सिमिलर लग रहा होगा। लेकिन प्रेशर कैसे वैरी कर रही है, देखो प्रेशर वैरी कर रही है डेप्थ के साथ। तो जितनी कम डेप्थ उतना कम प्रेशर, जितनी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जा रही है प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूबा डाइवर्स को देखते हो जो डीप सी वाटर डाइविंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल तरीके का सूट पहनते हैं, राइट, स्किन टाइट सूट जो पहनते हैं। ये सूट क्यों पहना जाता है, क्योंकि जब वो डीप सी डाइविंग करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर के नीचे, जैसे ओशन के नीचे या सी लेवल के नीचे बहुत नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर उन पे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब हमारा बॉडी इतना प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट, तो ऑब्वियसली ये डैमेज होगी बॉडी। तो उसी डैमेज से रोकने के लिए एक स्पेशल टाइप की सूट पहनी जाती है जो कि लिक्विड के एक्सेस प्रेशर को, जो कि जैसे जैसे हाइट के साथ इंक्रीज हो रही है, उसको झेल सके। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जो सबमरीन्स बनाई जाती है उसमें भी एक अलग तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है, या फिर उसके जो वॉल्स है उसको बहुत ही थिक और अलग तरीके से बनाया जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर फ्लोटिंग डिवाइसेस। क्यों, क्योंकि सबमरीन भी बहुत सी लेवल के बहुत नीचे से वो एक विजिलेंस करती है, फिर जो भी करती है, ठीक है, और वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए उसके मटेरियल पे ये चेंज किया जाता है। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर सेम हाइट पे कांस्टेंट रहती है, तो उसी पे बेस्ड एक थ्योरी आता है और उसी पे बेस्ड हम एक जो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें कि जैसे कि यहां पे अलग अलग शेप के बहुत सारे क्या है, बहुत सारे यूटेंसिल्स है या फिर बहुत सारे कंटेनर्स है। कोई बॉटल है, कोई ऐसे बीकर, कोई ऐसे ग्लास है, कोई ऐसे फ्लास्क है, ट्यूब, यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और ये किसी बॉटल को उल्टी करके रखी गई है। अब इसके देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अलग अलग है, राइट, किसी की छोटी है, किसी की बहुत छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है। ठीक है, और हमने क्या कंसीडर किया है कि सब में जो लिक्विड डाली गई है उसकी डेंसिटी सेम है। ठीक है, सब में क्या डाला गया, कोई एक लिक्विड डाली गई जिसकी डेंसिटी सेम है। यहां पे भी रो, यहां पे भी रो, अच्छा ये रो है और यहां पे रो है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो भले ही अलग अलग हो। यहां पे सपोज करते हैं 1 लीटर है, यहां पे सपोज करते हैं 500 ml है, राइट, यहां पे 200 ml है, यहां पे 20 ml है, और यहां पे 1.5 लीटर्स है। सपोज कर लेते हैं, सपोज, ठीक है।
अब जब प्रेशर देखा गया, जब प्रेशर को नापा गया इस पॉइंट पे हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक कंटेनर की जब प्रेशर को मेजर किया गया तो क्या देखा गया कि सब में प्रेशर सिमिलर है। सब में क्या है? प्रेशर सिमिलर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हाइट हमने रखी है वो क्या है? वो सेम रखी है। हाइट जो है वो सेम रखी है। तो भले ही हाइट सेम है, इसीलिए हर एक पॉइंट पे जो है वो प्रेशर क्या है? सिमिलर है। ठीक है। अब देखो, भले ही वॉल्यूम अलग है, राइट, कंटेनर का साइज अलग है, कंटेनर की शेप अलग है, इस पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। जब तक हाइट सेम है प्रेशर विल बी कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं क्या? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लेकिन इसमें हमने क्या कंसीडर किया है? वो है कि सेम डेंसिटी की लिक्विड ली है। अगर डेंसिटी चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है। तो सेम डेंसिटी की लिक्विड में ये एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो हमें क्या पता चल रहा है कि सेम हाइट जब तक है तब तक प्रेशर सिमिलर है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ठीक है। अब हम समझते हैं पास्कल्स लॉ को। पास्कल्स लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है, या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स में। क्या कहता है पास्कल्स लॉ कि इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन the pressure at every point on the liquid which is at equilibrium or rest is same। बट हमने क्या सोचा था कि प्रेशर तो हाइट के साथ साथ वैरी कर रही है ना, हाइट के साथ साथ वैरी कर रही है। बट यहां पे अगर करते हैं कि अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो प्रेशर क्या है? कोई भी दो पॉइंट पे सिमिलर होगी। और पास्कल्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट, की किसी अगर कोई, जैसे कि यहां पे एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड भर रखा है। ठीक है। अब क्या हो गया कि अगर द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू द लिक्विड, मतलब किसी एक एनक्लोज्ड लिक्विड में अगर कोई एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया जाए तो सिमिलर प्रेशर मुझे उसके बाकी के जो भी एंड्स है वहां पे मिलेंगे। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक पिस्टन जैसा आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो मतलब मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? ये जो लिक्विड यहाँ तक थी ये यहाँ से बाहर आएगी। तो वो बाहर जो आ रही है वो कितने प्रेशर से बाहर आ रही है? जितनी प्रेशर से मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस है पास्कल्स लॉ के। ठीक है, उसको हम समझेंगे। बट यहाँ पे हम समझते हैं कि पास्कल्स लॉ को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। सपोज करते हैं एक सिलिंड्रिकल एनक्लोज्ड कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर कंटेनिंग सम लिक्विड इसमें रखा है। ठीक है। तो इस सिलिंड्रिकल की क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है, राइट। यहां पे लग रही है फोर्स F1, राइट। और क्या लग रहा है? अच्छा, यहां पे प्रेशर क्या लग रहा है? फोर्स इनटू प्रेशर क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं कंसीडर करता हूं ये दो क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, ए। ठीक है। अब अगर, और ये क्या है? यहां पे लग रही है F2। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है सो दिस F1 इज इक्वल्स टू F2। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स सिमिलर लग रहा है। ठीक है। और हमने क्या नेग्लेक्ट कर रखा है? ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर रखा है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि प्रेशर इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया। ठीक है, एरिया सेम है, सो P1 इक्वल्स टू P2 हम लिख सकते हैं, राइट। सो इससे हमें क्या पता चला कि प्रेशर दोनों एंड्स पे सिमिलर होगा। यहां पे मैं जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा यहां पे मुझे सेम प्रेशर मिलेगा। सो इसे कहते हैं क्या? पास्कल्स लॉ और पास्कल्स प्रिंसिपल। तो पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो वैसे एक पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो अब जब भी कार वॉशिंग
या अपने पेरेंट्स के साथ या फिर कभी खुद भी गए होंगे कार वॉशिंग के लिए या फिर कोई गराज में, तो आपने देखा होगा कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसी सिस्टम है जिससे क्या किया जाता है, कार को नीचे रख के उस प्लेटफॉर्म को ही उठा दिया जाता है। तो कैसे इतनी भारी सी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी ये कैसे खुद ब खुद ऐसे उठ जा रही है, जस्ट एक पाइप के मदद से, राइट, एक कोई पिस्टन के मदद से। कभी ये सोचा है? देखो सिंपल सी बात है कि इसके पीछे लग रहा है क्या, पास्कल्स लॉ। कैसे पास्कल्स लॉ? इसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, इसको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ये कार है, इसे किस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठा दिया गया है, जस्ट प्रेसिंग अनदर लिवर और अनदर पिस्टन को मैंने प्रेस किया तो उधर से वो कार उठ गई। बट मैं क्या हाथ से उसे तो उठा नहीं सकता, बट ऐसा कैसे हुआ? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे ये लग रहा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि आप जो प्रेशर जितना अप्लाई कर रहे हो उतना ही प्रेशर अगले एंड पे भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे जो सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जो अप्लाई जहां पे हम करेंगे फोर्स को, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी एरिया जो है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये इसे अगर हम कंसीडर करें A1 इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इसे अगर कंसीडर करें A2 इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो हम क्या देख रहे हैं कि A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2, ठीक है, बहुत कम हो रही है, राइट। अब अगर प्रेशर इन इस यहां पे बात करें तो क्या है, F1 बाई A1 फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू F2 बाई A2। क्यों? पास्कल्स लॉ यही कहता है, पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल्स प्रिंसिपल यही कहता है कि F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2, यानी कि दोनों एंड में प्रेशर सेम है, ठीक है। अब जब प्रेशर सेम हो रहा है तो ये जो फोर्स में अप्लाई किया हूं F1 दैट इज A1 बाई A2 टाइम्स F2, राइट, A1 बाई A2 टाइम्स F2। या फिर अगर मैं F2 की बात करूं कि F2 पे कितना फोर्स, F2 यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो ये F2 क्या हो जाएगा, F2 इज A2 बाई A1 इंटू F1, ठीक है। अब देखो A2 क्या है, बहुत बड़ा है, सो दिस फोर्स इज बिकमिंग ग्रेटर, राइट। F2 क्या हो रहा है, F2 इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू F1, ठीक है। अब A2 क्या है एज कंपेरिजन टू A1, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा जब हो रहा है तो ये क्या हो जा रही है, जो फोर्स हमें मिल रहा था, जो फोर्स हमें मिल रहा है F2 यहां पे, वो क्या हो जा रही है, वो समटाइम्स मल्टीप्लाइड बाय समटाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स F1, मतलब फोर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करते वक्त, थोड़ा सा ही हमने फोर्स अप्लाई किया जिसका मल्टीप्लीकेशन फोर्स हो जा रहा है रिजल्ट में F2 में, और इसीलिए यहां पे ज्यादा फोर्स फील हो रही है और ये ऊपर की ओर जा रही है। क्यों? सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पे, क्या हमने चेंज किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने घटा दिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने घटा दिया है। प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब अगर मैं एरिया को घटा दूं तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, राइट, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर जैसा बन जा रहा है, ठीक है। तो थोड़े से फोर्स अप्लाई करते ही ज्यादा इसमें फोर्स आ रही है और ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो जा रही है, ऑल बिकॉज ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल। अगर सिमिलर एक और मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास आ जाती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। बाइक्स में या फिर कार्स में, कोई भी व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। देखो ब्रेक सिस्टम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई वैसे वैसे ब्रेक सिस्टम्स में भी चेंज आ गई है। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है इसे हम कहते हैं क्या, ड्रम ब्रेक सिस्टम, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम कह सकते हैं, ठीक है, ड्रम। और अभी इसके जब आगे हम बात करते हैं कि ब्रेक सिस्टम और किस तरह से चेंज हुआ है, तो वहां पे आ जाती है क्या, वहां पे आ जाती है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम,
ठीक है। तो ये डिस्क ब्रेक आपने सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो डिस्क ब्रेक से भी पहले क्या आता था, ये आता था ड्रम ब्रेक्स। अब क्या हो रहा है ड्रम ब्रेक्स में कहां पे हाइड्रोलिक हम प्रिंसिपल को यूज करें या फिर पास्कल्स प्रिंसिपल को यूज करें, तो देखो यहां पे कुछ इस तरह से लगी होती है क्या, पावर बूस्टर, और फिर ये छोटे से पिस्टन जैसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये आपकी व्हील और व्हील में लगी जो एक्सल है वो है। ठीक है, और यहां पे आप दो ब्रेक क्या है, ये कैलिपर्स है, दो ब्रेक कैलिपर्स। तो जो ब्रेक कैलिपर्स है, जब हाइड्रोलिक ये जो एक्सल है इसको पकड़ लेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगी। ये एक्चुअली क्या है, रोटेट कर रही है। इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसे हम कैसे पकड़ रहे हैं, राइट, इसे हम कैसे इसके साथ जोड़ रहे हैं, यहां पे हमने अप्लाई किया क्या, ब्रेक। ठीक है, अब ये गियर्स के मदद से गया, मतलब छोटे छोटे जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है उस शाफ्ट्स के मदद से ये जो फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो ट्रांसफर हुआ कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद जस्ट लाइक द पास्कल्स प्रिंसिपल जो हमने इसके पहले कंडीशन में देखा था हाइड्रोलिक लिफ्ट में, तो ये पिस्टन जैसे यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो पिस्टन जैसे यहां पे अप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा प्रेशर ट्रांसफर हुआ कहां पे, यहां पे, और इसी का रिजल्ट है जो ये आपस में ये पास में जुड़ गई, और इसी जुड़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो रोटेटिंग एक्सल है ये बंद हो गया। ठीक है, रोटेट करना धीरे धीरे कम कर देती है। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल इमेज इस तरह से आपको दिखेगा। यहां पे देखो वो स्प्रिंग है, राइट, और स्प्रिंग में है क्या, स्प्रिंग, ये जो कंटेनर है इसमें कुछ लिक्विड्स रहती है। ये जो लिक्विड्स होती है, दिस लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स, इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स। ठीक है, क्योंकि अगर कंप्रेसिबल हो तो वो तो ब्रेक फेल हो जाएगी ना, मैं उसे कंप्रेस किया वो कंप्रेस हो गई। इनकंप्रेसिबल लिक्विड रहेगी तभी तो वो कंप्रेस करना चाहूंगा फिर भी नहीं होगी, राइट। तो ब्रेक मार के वापस ब्रेक मेरे पैर के साथ आएगी वापस, नहीं तो ब्रेक मारा वहीं पे रहेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए इनकंप्रेसिबल लिक्विड लिया जाता है दोनों ही केस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट और यहाँ पे भी। ठीक है, उसी तरह से ये भी देखो, ये भी एक ब्रेक सिस्टम है। यहाँ पे और डिटेल में समझाया गया है कि ये पिस्टन है, पिस्टन में रहती है स्प्रिंग्स, राइट, स्प्रिंग्स इसे वापस आने में हेल्प करती है, राइट, और इनकंप्रेसिबल लिक्विड इससे कंप्रेस ना हो जाने में हेल्प करती है, मतलब इसकी वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये सिस्टम है, जैसे मैंने ये ब्रेक लगाई तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक जैसे यहाँ पे लगाया गया, ये क्या हो गया, ये जो ड्रम जैसे आप देख रहे हो ये जाके व्हील्स के एक्सल पे जाके ये सट जा रही है और प्रेशर लगा रही है। इससे क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रही है, और फ्रिक्शन के वजह से जो व्हील्स है वो रोटेट करना कम कर देती है या फिर रोटेट करना बंद कर देती है। इसी तरह से गाड़ियों में ब्रेक्स लगती है। ठीक है, फिर इसके अगर आगे की टेक्नोलॉजीज को समझेंगे तो वहां पे आती है डिस्क ब्रेक, जहां पे 2-3 तरह के डिस्क यूज किए जाते हैं और जिसमें रहती है छोटे छोटे नट्स जैसे सिस्टम। ठीक है, और ये क्या है, इंस्टेंट ब्रेकिंग के लिए। यहाँ पे ब्रेक्स में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, बट डिस्क ब्रेक जो है आपको इंस्टेंटली रोक देगा एंड एक्सीडेंट से आपको बचाएगा। तो दोनों ही केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात थी कि यहाँ पे जो लिक्विड यूज किया जाता है, लिक्विड वो क्या है, वो वाटर नहीं है। ठीक है, वाटर नहीं है, वो क्या है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स है जो हाईली इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, तो ये थे दो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ और पास्कल्स प्रिंसिपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखो इतने दिन तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, लाइक इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है जो कि लेवल पे जो अभी हमें महसूस हो रही है, मुझे आपको महसूस हो रही है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल में ये महसूस नहीं हो रही है हमें, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से भी सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रेशर, सिमिलर प्रेशर जो है उसे बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं हो रही है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत ही ह्यूज प्रेशर होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं तो वो क्या है कि अगर मैं एक एयर कॉलम कंसिडर करूं फ्रॉम किसी एक पॉइंट से, कुछ इस तरह से एयर कॉलम मैं कंसिडर कर रहा हूं कि इस सिलिंड्रिकल जो कॉलम में कंसिडर कि यहाँ पे एयर है,
ठीक है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक, ये जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल, मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल या फिर सी लेवल है, यहाँ से लेके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक है। तो किसी एक इस तरह से कॉलम में कंसिडर किया हूँ, इस कॉलम में जो वेट है इसकी, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हम फिजिक्स के टर्म्स में समझे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि किसी को, अगर मैं जस्ट फॉर अ लेमैन टर्म अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं समझाऊं तो कैसे समझा सकता हूं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो भी हमारे गैसेज है, एक्चुअली दीज आर द एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, डिफरेंट गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो इन सब की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रही है, फिर जो हमारे हर एक ऑब्जेक्ट को जो प्रेशर महसूस हो रही है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे हम लिखते हैं ATM। ठीक है, ATM। ठीक है, एंड 1 ATM equals to 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक खास बात क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वैसे वैसे घटता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगी, हाइट के साथ साथ ये डिक्रीज होते जाती है। अब अगर बात करते हैं हम कि हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें एक पता चला है कि 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो अभी हमें फील हो रहा है अभी, राइट। तो सोचो कि हमारे बॉडी के ऑब्जेक्ट, हमारे बॉडी के अंदर भी इतने प्रेशर को झेलने के लिए एक इंटरनल प्रेशर भी क्रिएट हो रही है, जो इस प्रेशर को क्या कर रही है, इस प्रेशर को रोक रही है, हमें फील करने से रोक रही है। अगर इतनी प्रेशर ना क्रिएट हो तो क्या हो जाएगी, हम पिचक जाएंगे ऐसे। ठीक है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेयर के हाइट की बात करूँ तो मुझे क्या पता है, प्रेशर इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, रो जी एच। ठीक है, अब देखो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मुझे मैं हाइट की बात करना चाह रहा हूँ कि हाइट क्या होनी चाहिए, तो PA दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ, दैट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 1.3, राइट, डेंसिटी इंटू जी क्या है 9.8। अगर कैलकुलेट करके देखूं मुझे अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी, अबाउट 8 किलोमीटर्स, राइट। बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारी जो हाइट है, ये जो प्रेशर है, ये क्या है, ये हाइट के साथ साथ तो डिक्रीज होते जा रही है, राइट। हाइट के साथ साथ ये प्रेशर डिक्रीज होते जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर की जो डेंसिटी है वो क्या है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज होते जा रही है, इसलिए प्रेशर भी क्या है, हाइट के साथ साथ डिक्रीज होते जा रही है। तो ये गलत हो जा रही है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका एग्जैक्ट रेंज जो है हमें पता नहीं चल सकता, बट फिर भी हम कंसीडर करते हैं, और वी कंसीडर इट एज 400 किलोमीटर्स, राइट। ये हमारे एटमॉस्फेयर का रेंज है, मतलब अर्थ के पास जो भी एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ को सराउंड करके, वो अराउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 400 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, बट अगर देखा जाए, थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचे, तो 50 किलोमीटर के बाद अबव द अर्थ सरफेस ओनली 1% ऑफ एयर इज देयर, 1% ऑफ एयर इज लेफ्ट। मतलब एयर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वहां पे एयर है ही नहीं, 50 किलोमीटर के बाद 1% एयर है। दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट्स यूजेस दोज काइंड ऑफ सूट्स, राइट। जो स्पेस सूट्स हम देखते, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेशर है ही नहीं, वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ब्रीथ कैसे करेंगे, एयर है ही नहीं तो ब्रीथ कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई दे यूजेस दिस काइंड ऑफ स्पेस सूट्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर हमें पता चला, बट एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते, विच इज अराउंड 400 किलोमीटर वी कंसिडर। Now coming to the various units of atmospheric pressure, तो atmospheric pressure के कुछ यूनिट है, जैसे कि atmosphere 1 and ATM equals to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, 1 ATM equals to 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक
कॉलम लूँ, कुछ इस तरह से एक बीकर लिया और इसमें क्या भरी रखी है, मरकरी। तो इस पे जैसे ही मैं एक ट्यूब डालूंगा दैट इज अ टेस्ट ट्यूब, और इसे हम इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज। इसे हम समझेंगे जब हम हाइड्रोडायनामिक्स को समझेंगे, ठीक है। कैपिलरी राइज क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं डालूं एक टेस्ट ट्यूब, तो इसमें क्या होगी, ये जो मरकरी है इसकी लेवल कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसकी जो लेवल इंक्रीज होगी दैट इज 760 मिलीमीटर, राइट, ऑफ Hg कॉलम। 1 torr equals to 1 millimeter of Hg column। फॉर मीटियोरोलॉजिकल पर्पस हम यूज करते हैं बार को, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती है, जैसे कि बैरोमीटर, और यूज होती है क्या, यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगी कि यहां पे रहती है क्या, गैसेस, राइट, यहां पे रहती है क्या, गैसेस। तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी यहाँ पे P1, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्हीं दोनों, और यहाँ पे एक हाइट हमें डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो हाइट हमें डिफरेंस दिख रहा है। हमें सिमिलरली पता है कि सेम हाइट पे प्रेशर जो है सेम होगी, तो यहाँ पे भी P1 रहेगा। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से U2 मैनोमीटर काम करता है। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है P1, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। ये रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है। ये प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। ये क्या है, U2 मैनोमीटर, दिस इज बैरोमीटर, ओके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हाइड्रोस्टैटिक के पहले पार्ट को समझा है, जहां पे हमने पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर और डेंसिटी के अलग अलग टर्म्स को समझिए, जो कि हमारे आगे के कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।